डॉक्टर सिमरन, मेरी ईद की सेवइयां और मिठाइयाँ कहाँ है? इससे मुझे क्या मतलब? आप नहीं गए, आपकी वो है बेवकूफ़ी। हमें तो सेवइयों से मतलब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अशोक। खुद बना के लाना, खुद बना के लाना। और क्या बनाओगे? खुद बना के लाना। तुमने सेवइयां बनानी नहीं सीखी? अच्छा, तो तुम ऑपरेशन के अंदर सीखोगे, थोड़ा बोलोगे अपना तो करती नहीं ऑपरेशन में, क्यों सीखूं? दवाइयाँ खाती नहीं तो मैं इसके बारे में क्यों सीखूं? दवाइयाँ खाती नहीं हो तुम? अच्छा, जो खाती हो वो बना के लो, अदर देन नॉन वेज। क्या कह रहे हो डॉक्टर राम? तुम्हारी शादी कहाँ तय हुई? कहाँ पे हुई? कुछ छोटी वाली लड़की नहीं आई? क्या हो गया? डार्विन बाद स्टार्ट किया था हम लोगों ने। डार्विन बाद में केवल और केवल हम लोगों ने विषय पढ़ाया क्या, उसके बेसिक डिटेल्स कि जो डार्विन बाद में किस साइंटिस्ट ने हेल्प की, किसकी वजह से उसको प्रतिपादित किया गया। तो आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं, घंटी बजने दें बस। गुड मॉर्निंग, बैठो। अल्फ्रेड रसेल वेलेस के अकॉर्डिंग डार्विनवाद में सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन तुम पे आ जाएगी तो हम लिखेंगे कहाँ? डार्विनवाद में निम्न बिंदु हैं। नंबर 1, ओवर प्रोडक्शन अर्थात अति उत्पादकता। ओवर प्रोडक्शन या अति उत्पादकता क्या भला है? अगर हम लोग बात करें किसी भी जीवधारी की, तो उसके जिंदगी का उद्देश्य क्या है? बताओ चावला जी, जीवधारी की जिंदगी का उद्देश्य? उन्हें छीन दिया, कुछ नहीं उद्देश्य। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्या करके क्या सही बनाओगे? ये करने का मायने
कैसे मिलेगी अच्छी जिंदगी? जिंदगी है क्या और अच्छी क्या है? जो आप जी रहे हो वही जिंदगी है, जो अच्छी बुरी क्या है? सही सही है। जैसे किस, ये तो रेफरेंस है, किससे ज्यादा किससे कम, सबसे ज्यादा सबसे तो हो ही नहीं सकता। फिर ऊपर देखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। तो अच्छी जिंदगी, उसके बाद क्या करोगे? मिल गई अच्छी जिंदगी, डॉक्टर बन गया, अच्छी जिंदगी मिल गई, फिर क्या करोगे? वही काम पूछ रहा हूँ, क्या काम करोगे? तो तुम इसके लिए नहीं उत्पन्न हुए हो। तुम उत्पन्न हुए हो कि अपने जैसी संतानों को पैदा करो और धरती पे हम लोग के मनुष्य जिंदगी जीवित रहे। हम सबका उद्देश्य क्या है? प्रजनन करना। घर पे जाके मत बोलना, जूते पड़ेंगे बहुत। तो जीवधारी के रूप में देखें तो जीवधारी का उसका तात्पर्य क्या है? वो केवल अपना खाएगा पिएगा, उसके पश्चात रिप्रोडक्शन करेगा जिससे उसकी जैसी प्रोजनी हो। तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन है, अति उत्पादकता है, अर्थात कोई भी जीवधारी उस पूरी लिमिट में जीवन। बेटे माइक बंद करो आप। उतनी प्रचुर मात्रा में संतानोत्पत्ति करता है कि उसके जैसे खूब सारी प्राणी हो जाएं। तो आपने कभी सुना होगा कि किसी मक्खी ने, मच्छर ने नसबंदी कराई हो कि प्रोडक्ट हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई यार, नसबंदी कर दो हमारी? नहीं, ये तो मनुष्यों में है। मनुष्य थोड़ा पढ़ लिख लिया तो दिमाग खराब हो गए, तो अलग चीजों के कॉन्सेप्ट को समझने लगा। लेकिन बाकी अगर बाकियों की बात करें, दोस्त ये क्लास खत्म होते हटा दिया करो, बड़ी नफरत है मुझे खाई के बर्तनों से। ध्यान रखो, मेरी क्लास से पहले जरूर रखो। तो प्रचुर मात्रा में संतानोत्पत्ति ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। जैसे उसने कहा ना अच्छी जिंदगी, तो जब सब कुछ अच्छा हो गया जिंदगी में, खाना पीना अच्छा, मस्त, अपनी लाइफ सेटल, तो खूब सारे बच्चे पैदा करो, यही जिंदगी है। ठीक, तो इसमें लिखते हैं इसको, कोई भी जीवधारी, एक आध दर्जन हो जाए, पूछे लोग क्यों कर रहे थे, बोल देना अनिल सर बोले थे। कोई भी जीवधारी प्रचुर मात्रा में संतानोत्पत्ति क्यों? इससे पहले हम लोग के दिमाग खराब हो गए, मैंने कहा ना इंसानों के दिमाग खराब हो गए, इसलिए वो दूसरों की नसबंदी कराई थी, घूम रहे हैं जो कुत्ते उत्ते घूमते हैं, ये स्ट्रीट डॉग, उनकी नसबंदी कराई दी जा रही है। अपने अपने तो टेंशन लो, दूसरों की क्यों ले रहे हो? तो कोई भी जीवधारी प्रचुर मात्रा में संतानोत्पत्ति करता है जिससे उसकी प्रजाति की उत्तरजीविता सुनिश्चित की जा सके। तो उसका उद्देश्य क्या है? कैसे भी हम लोग की जो प्रजाति है, हम लोग का जो फैमिली वो है, स्पीसीज, वो विलुप्त ना हो जाए। लेकिन दूसरी चीज क्या सकते हैं, ये अगर बहुत रैपिड स्पीड पे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो पूरे संसार में वही तो नहीं है। जैसे सपोज करो डॉक्टर चावला का ब्याह हो गया, डॉक्टर बन गए, इनका ब्याह हो गया, अब ये कहीं पे अपने एक घर में शिफ्ट हुए और इनके सामान के साथ साथ एक चूहे का जोड़ा शिफ्ट हो गया, चूहा तथा चूहिया। तो अब इन दोनों लोगों में रिप्रोडक्शन की होड़ मची हुई है, कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। तो चूहा चूहिया के 3 या चौथे महीने पे बच्चे हो जाते हैं, कम से कम 6 बच्चे एक बार में होते हैं। और ये पूरी एफर्ट लगा लें तो एक साल में एक बच्चा पैदा होगा, हार्डली 2 हो जाएंगे जुड़वा हो गए अगर, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। उधर वो एक साल में बच्चे पैदा कर देंगे 24, इनके हुए एक या दो। अब उनके 24 बच्चे होने के बावजूद ये नहीं होगा इनके घर में चूहे चूहे भर जाए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ विभिन्न प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें मौसमी फ्लक्चुएशन की, किसी विशेष मौसम की बात करें, तब तो किसी समष्टि की, किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ हम लोग को बहुत बड़ी दिख जाएगी। लेकिन अगर ओवरऑल देखें, एक साल में देखें, 10 साल में देखें,
तो एक लिमिट में चल रही है, सारी पॉपुलेशन एक लिमिट में है। जैसे अभी आप देखेंगे बारिश हो जाएगी तो मच्छर खूब पैदा हो जाएंगे। अब मच्छर कब तक खूब रहेंगे, जाड़ा आने तक, जाड़ा अब तगड़ा पड़ेगा तो मच्छर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। फिर उनकी रिप्रोडक्शन बढ़ेगा कब, मई की इसमें होली के आसपास, फिर वो बढ़ेंगे, फिर गर्मी आएगी, फिर वो खत्म हो जाएंगे। तो मौसमी फ्लक्चुएशन तो है, मौसमी बदलाव तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जीवधारी की जो समष्टि में जीवधारियों की संख्या है वो लिमिटेड है। ये सुन, तो यहाँ पे इससे एक नया निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन फिर भी मौसमी फ्लक्चुएशन मतलब परिवर्तन जीवधारियों की वस्तु का आकार लगभग नियत ही रहता है। तो समष्टि में जीवधारियों का जो आकार है वो लगभग नियत ही है। एक टर्म यूज होता है डिफरेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे जो मैं अभी उदाहरण दिया कि एक अपने चावला जी हैं, एक चूहे का पेयर है, उनमें रिप्रोडक्शन जो है एक साल में उनके द्वारा उत्पन्न की हुई संतानों में नंबर बहुत अलग अलग है। किसी में नंबर ज्यादा आ रहा है, किसी में नंबर कम आ रहा है। अभी तो मैंने चूहे चूहिया से तुलना की है तो नंबर कम है। अगर इन्हीं की किसी कीड़े मकोड़े से तुलना करूं तो संख्या ये हजारों से लाखों में हो सकती है। तो ये जो अलग अलग प्रजाति अलग अलग रेट से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अलग अलग संख्या में जीवधारी उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। अर्थात दो प्रजातियों के जो अलग अलग प्रजनन दर है, तो उस प्रजनन दर की अलग अलग होने के लिए क्या टर्म यूज किया गया है, डिफरेंशियल रेट। ये क्लियर? प्रजातियों की प्रजनन दर भिन्न भिन्न है। डिफरेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो डिफरेंशियल रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल सही से क्लियर। आगे बढ़ जाए। चलिए, अब यहाँ पे मैंने कहा मौसमी परिवर्तन के सिवा ये जीवधारियों की जो संख्या है, समष्टि का आकार है, वो सेम रहेगा। क्यों? समष्टि में जीवधारियों की संख्या नियत रहने के पीछे बहुत सारे संघर्ष संघर्ष से हैं। तो ये जो संघर्ष है, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। उत्तरजीविता हेतु संघर्ष। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उत्तरजीविता के लिए अब संघर्ष की बात चल रही है, तो उत्तरजीविता के लिए संघर्ष में क्या क्या आएगा ये देखते हैं।
यह निम्न प्रकार के होते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक अंतरजातीय संघर्ष। बेटा कैसे बंद करोगे? बंद होते ही नहीं है, ऐसे ही हल्ला करता रहता है। कर दो। तो इंट्रा स्पेसिफिक मतलब अंतरा प्रजातीय, अंतरा जातीय। अंतरा मतलब विद इन द सेम पॉपुलेशन। विद इन द सेम पॉपुलेशन खूब सारे स्ट्रगल होते होंगे। जैसे अगर हम लोग एक बेसिक स्ट्रगल की बात करें, जैसे अभी खूब सारा श्रीलंका में जो केसेस चल रहे हैं, श्रीलंका में इस समय भुखमरी की स्थिति है, अनाज वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो वहाँ पे पैसा है लेकिन अनाज खरीद नहीं पा रहे हैं, अनाज बहुत महंगा है, तो बहुतों को अवेलेबल नहीं है। इस केस में क्या होगा? इस केस में झगड़ा स्टार्ट होगा। जिसमें ज्यादा दम होगी वो क्या करेगा? अनाज अनाज छीन छान के खा जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं? और जब झगड़ा होगा तो कमजोर आदमी को अगर अनाज नहीं मिलेगा तो अनाज के अभाव में मर जाएगा, तो वो भी लड़ेगा। वो कब तक लड़ेगा? जब तक उसकी जान न चली जाए। तो इस तरीके के झगड़ों में लोग मारे जाते हैं। यस और नो? तो जब प्रजाति की बात करेंगे, अंतरा जातीय की बात करेंगे, तो ये झगड़े अधिकतर होंगे खाने के लेके। खाने को लेके झगड़े हुए। अब खाने के लेके जो झगड़े हुए, इससे पेट भर गया, मतलब झगड़ा जीत लिया। अब झगड़ा क्यों होगा? जैसे कोई पशु हैं, ये हैं जो आपके मांस वगैरह खाते हैं, तो कहीं पे एक इमेजिन करिए जंगल है, वहाँ पे कोई शाकाहारी पशु चल रहे हैं। अब वहाँ पे जो लायंस हैं, उनके दो दल हैं, दो दल ने अटैक किया। अटैक किया तो आपस में मारा पीटी हो गई। आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तो बहुतों की डेथ होगी। अब उसके पश्चात वो झगड़ा निपट गया, मतलब खाना मिल गया। अब वो अपना झगड़ा किसके लिए करेंगे? निवास स्थल के लिए। रहना कहाँ पे है? टेरिटरी क्या है? आपने देखा होगा टेरिटरी के लिए झगड़े होते हैं। टेरिटरी मार्किंग होती है, मतलब कौन सा एरिया किसका है, उसकी बाकायदा जंतुओं में जीव जंतु पहचान करके रखते हैं, तो उसके लिए झगड़े स्टार्ट होते हैं। तो दूसरा झगड़ा स्टार्ट होगा शेल्टर के लिए, अर्थात निवास स्थल के लिए। अब सपोज करिए निवास स्थल का भी झगड़ा जीत लिया। अब तीसरा झगड़ा किसके लिए? खा लिया पी लिया, निवास स्थल मिल गया। अब किसके लिए? रोटी कपड़ा और मकान। मनोज कुमार की पिक्चर की शौकीन। जीव जंतु कपड़े पहनते हैं, और कपड़े के लिए किससे संघर्ष हुआ भाई आज तक? किसका छीन लाई लोग? या कौन हम लोग के छीन ले गया? तो पिक्चरों से बाहर निकलते हैं। तीसरा झगड़ा स्टार्ट होगा हीरोइन के लिए, मतलब मेट पार्टनर के लिए। भाई मैंने बताया ना, प्रजनन करना है, प्रचुर मात्रा में संतानोत्पत्ति करनी है, तो मेट पार्टनर नहीं होगा तो झगड़ा, भाई झगड़ा तो चलेगा ना। तो आए दिन आप देखते हैं कि प्रेमिका के लिए कितने पति ने किसी का गला घोंटा, इस टाइप की हरकतें आप देखते हैं। पति पत्नी ने प्रेमी के संग मिलके पति का गला घोंटा। तो ये सब झगड़े हैं किसके? ये है आपके इंट्रा स्पेसिफिक। तो थर्ड झगड़ा आता है यहाँ पे मेट पार्टनर के लिए। तो तीनों झगड़े के लिए क्या कह रहा है? किसका गला घोट रहा है? यह संघर्ष खाने पीने के सामान हेतु। खाने पीने का मतलब पानी के लिए भी झगड़ा होता है। अब जंगल में सूखा पड़ा है, अब एक ही पोखर है, उसमें पानी पीने जाना है, तो पानी पीने के चक्कर में भी जान जाएगी, उसके लिए भी लड़ाई होगी। निवास स्थल हेतु वह जीवन साथी हेतु
होते हैं। तो इसमें भी पॉपुलेशन का साइज कम हो जाएगा, और सबसे खतरनाक झगड़े यही है, सबसे ज्यादा झगड़े यही होते हैं। यस और नो? भाई इंसान इंसान का दुश्मन है, ऐसा तो मानते हो? सेकंड झगड़ा देखते हैं। इंटर स्पेसिफिक अंतरजातीय संघर्ष। अंतरजातीय में जाति चेंज हो गई है, जाति चेंज हो गई है मतलब डिफरेंट स्पीशीज हैं और उनके बीच में झगड़ा चल रहा है। तो यह झगड़े कब होंगे? यह संघर्ष दो या जातियों के मध्य देखने को मिलते हैं। किसके बीच में देखने को मिल रहा है? दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य झगड़ा देखने को मिल रहा है। अब दो प्रजातियों के मध्य झगड़े होंगे, एनसीईआरटी में कुछ नहीं मिलेगा, खुले बैठा कुछ नहीं मिलने वाला। जो प्रजातियों के बीच में झगड़े होंगे तो वो खाने पीने को लेके हो सकता है, या किसके लिए? निवास स्थल के लिए हो सकता है। कभी भी जीवन साथी के लिए तो होगा नहीं। क्या सुनो, कहीं की चावला जी, कहीं कोई और पशु पसंद आ गया उसकी फीमेल, तो ऐसा नहीं संभव है। तो जीवन साथी को लेके झगड़े नहीं है, झगड़े केवल और केवल किसके लिए है? खाने पीने को, निवास स्थल के लिए। जैसे आपने देखा होगा आईना बोले तो लकड़ा बग्गा से चीतों की लड़ाई होती है आपस में खाने को लेके। इसके पश्चात निवास स्थल को लेकर लड़ाई होती है। जैसे अगर हिप्पोपोटामस की बात करें, दरियाई घोड़े की बात करें, वो और मगरमच्छ दोनों पानी के अंदर रहते हैं, तो बहुत बार पानी में रहने को लेकर लड़ाई हो जाती है जिसमें लोगों की किलिंग होगी, मतलब एक दूसरे को मार देते हैं। तो यह संघर्ष यह संघर्ष खाद्य पदार्थों को लेकर या निवास स्थल को लेकर हो सकते हैं। इंसानों का होता है क्या ये इंटर स्पेसिफिक, मनुष्यों का इंटर स्पेसिफिक झगड़ा हम लोग का होता है किसी के संग ऐसा झगड़ा खाने को लेकर या निवास स्थल को लेकर? अब एक यस सर। किसान है उसने, हाँ तुम्हारा होता है, किससे हुआ बताओ अशोक, जी सर। बताओ। सर सर बहन भाइयों में होता है। अबे भाई भाइयों में होता है, वो एक ही प्रजाति है अलग अलग प्रजाति के हैं? जैसे तू होमो सेपियंस सेपियंस है, तेरा भाई कौन है? होमो सेपियन निएंडरथैलिस? पगलू, क्लास में आके पढ़ा कर, घर बैठा हुआ है झगड़ा करा रहा है। जैसे एक किसान है उसने अनाज बोया, और अनाज बोया है तो उसकी जो फसल है वो किसी जंगल के किनारे उसका खेत है। अब उसको चरने के लिए हिरन वगैरह आ गए या जंगली सुअर आ गए खेती को बर्बाद करने के लिए, वो कोई शाकाहारी जीव आ गया, तो जाहिर सी बात है अपनी फसल तो नष्ट होने नहीं देगा। तो इस केस में क्या होगा, वो अटैक करेगा उस पर। अटैक करेगा तो बहुत बार होता क्या है, या तो हम लोग के यहाँ से जानवर मारा जाएगा या जानवर के यहाँ से हम लोग मारे जाएंगे। जैसे नीलगाय लोगों को मार देती है, हाथी वगैरह ने अटैक किया वो आदमी को मार देते हैं। तो ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट है खाने को लेके हो रहे हैं, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ है वो सेम है, वो भी उसी चीज को खाने आए जो आपने गेहूं बोया, आप भी उसी पे सरवाइव कर रहे थे। फिर निवास स्थल को लेके झगड़ा, क्या ये भी होता है? जैसे हम लोग जंगलों में घुसते जा रहे हैं, जंगलों को काट के हम लोग खेत बनाते चल रहे हैं, तो निवास स्थान है किसका? वो जंगली जानवरों का। तो जाहिर सी बात है इसमें झगड़ा होगा, वो अटैक कर देंगे। अब आपने जंगल में खेत तो बना लिया, लेकिन वहां पे शेर चीता या कोई बाघ वगैरह रह रहा है, आप खेती करने का अटैक करके वो आपको खा गया। तो ऐसा भी तो होता है। तो ये झगड़े हम लोग को भी सहने पड़ते हैं। तीसरा झगड़ा
प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष। प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष मतलब अब ये सबके लिए एक जैसा है, क्या कोई जानवर हो क्या कोई हम लोग हो, सभी के लिए एक जैसे झगड़े ही है। जैसे भूकंप आ गया तो भूकंप स्पेशली इंसानों के लिए तो नहीं आता है भाई, जो छोटे जंतु बिल बना के रह रहे हैं बिल भी कोलैप्स हो जाएंगे तो सभी को खतरा है। भूकंप है, आग लग गई, जंगल में आग लग गई, बाढ़ आ गई, इस तरीके, या बिजली गिर गई, इस तरीके के जो झगड़े हैं जो प्राकृतिक कंडीशन से रिलेटेड हैं, वो भी क्या करते हैं, पॉपुलेशन साइज को बहुत छोटा कर देते हैं, बहुत उनको घटा देते हैं। तो जैसे भूकंप या बाढ़ या आपके भूस्खलन, ये सारी चीजें क्या करेंगी, ये भी आपके प्रजातियों की जो मेंबर्स उनकी संख्या को कम कर देंगी। yes, और, और, इत्यादि। तो ये सभी झगड़े क्या करते हैं, पॉपुलेशन साइज को कम करेंगे। अब इन झगड़ों में जीवित कौन बचेगा, इन सर झगड़ों ये में बजट कौन बचेगा, जिसपे अच्छी अच्छी विभिन्नताएं हो, जिसपे अडेप्टेशन हो, अनुकूलन हो। भाई जो इंटरा स्पेसिफिक था तो उसको अपना खाने पीने का इंतजाम करना आता था। जैसे हम लोगों ने जब जीवन की उत्पत्ति की बात की तो हम लोगों ने कीमो हेट्रोट्रॉप देखे, जो कार्बनिक पदार्थों को खा जा रहे थे, लेकिन जब उनकी कमी हुई तो जिंदा कौन रह गए, कीमो ऑटोट्रॉप रह गए, क्योंकि उनको अपना खाना बनाना आता था। तो ऐसे ही जिसको निवास स्थल का झगड़ा जीत ले, जो खाने पीने का झगड़ा जीत ले, तो और उसको मीट पार्टनर मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए, तो उन्हीं की तो प्रजाति आगे बढ़ेगी। और इन्हीं सब झगड़ों को जो जीतने वाले होंगे वो जीतेगा केवल वही जिसके अंदर विभिन्नताएं अच्छी होंगी, उपयोगी होंगी, जिसको प्रकृति क्या करे, चयनित करे। तो इन झगड़ों का विजेता कौन, सर ये वज्रपात। बेटा बिजली गिरना। बिजली गिरना वह होता है जो अच्छी विभिन्नताओं से युक्त होता है। तो अच्छी विभिन्नताओं से युक्त वाला क्या होगा, इनका विजेता होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर बच्चों। अब क्रिएशंस
विभिन्नता है। जब हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो लैंगिक रूप से प्रजनन कर रहे हैं, तो उनकी दो संतानें एक जैसी कभी भी नहीं होती हैं, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। जो एक जैसे दिखने वाले जुड़वा है उनके सिवा कभी भी दो संतानें एक जैसी नहीं होंगी, इनमें कोई ना कोई विभिन्नता होगी। और जो विभिन्नता है वो कभी उसको जिंदगी जीने के लिए अच्छा बना सकती है, या ऐसी विभिन्नता हो सकती है जो उसके सर्वाइवल के लिए बुरी भी हो। तो विभिन्नताएं हम लोग में होंगी ही होंगी। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवधारियों में संतानों में विभिन्नताएं आवश्यक रूप से उपस्थित होती हैं केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक जैसे होते हैं, अन्यथा दो संतानें एक जैसी होती है। यह विभिन्नताएं लाभदायक या हानिकारक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। अब यहाँ से वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा आपका, ये योग्यतम की उत्तर जीवता, अर्थात जो सर्वाधिक योग्य है वही यहाँ जिंदा रहेगा, वही सरवाइव करेगा। अब सर्वाधिक योग्य कौन है ये कैसे डिसाइड होगा? जिसमें विभिन्नताएं अच्छी वही तो सर्वाधिक योग्य होगा। तो जिसमें सबसे अच्छी विभिन्नताएं होंगी उसी को योग्य माना जाएगा। अब ये विभिन्नताओं का चयन कौन करेगा? जैसे हम लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, हम लोग अलग अलग हैं, हम लोग की आदतें अलग अलग हैं, हम लोग के विचार अलग अलग हैं, हम लोग के हर चीज अलग अलग है, लेकिन डिसाइड कौन करेगी हमें किसी को आग मिलानी होती है, अरे ऐसा मैं क्यों हूं? तो हम सभी अच्छे हैं कि नहीं है? तो ये नहीं है। क्या बुराई है बेटा आपने? तो अच्छी क्यों नहीं है? क्या कह रही हो? कितने भाई बहन हो तुम? 3। तुम सबसे छोटी हो बड़ी हो? बड़ी दीदी है, क्या करते हो? ITN में? कहाँ से? IT अजमेर में भी है? ITI? तो उनको पेरेंट्स ने डॉक्टर बनने क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उसमें वो विभिन्नताएं नहीं है, उसमें जो विभिन्नता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो दिया। तुम्हें ITI क्यों नहीं कराया? क्योंकि तुम्हारी विभिन्नताएं अलग है। तो सबका अपना एक क्वालिटी होती है जिसको कोई ना कोई जज करेगा। हम लोग के केस में जो जजमेंट है वो पेरेंट्स दे रहे हैं, या जो आजू बाजू लोग हैं वो दे रहे हैं इमीडिएटली जो हम लोग के सराउंडिंग में है। लेकिन जो सबसे बड़ा जजमेंट देने वाली है, सबसे बड़ा निर्णायक निर्णय जो करे वो कौन? वो प्रकृति। वही बताएगी कि विभिन्नताएं अच्छी हैं बुरी हैं। हो सकता है आपके 4 भुजाएं हो, लेकिन 4 भुजाएं सिस्टम के प्रकृति के अकॉर्डिंग अच्छी ना हो तो आप विलुप्त हो जाएंगे, और हो सकता है आपके एक भी भुजा ना हो,
तो भी आप मुझ चलेंगे। जैसे सर्प है, उनके पाँव नहीं होते, पाँव नहीं होते हैं उनकी जिंदगी में कोई दिक्कत, या वो बैठे बैठे सोचने लगे अब तो चलते हैं, मेरे तो पैर ही नहीं है, तो कितने बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। तो प्रकृति ने जिसको फेवर कर दिया उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, डेवलप होता जाएगा। तो योग्यतम की उत्तर जीतता का मतलब क्या है? किसी को एसी बंद करना आता है? ठंडा हो गया, कर लो। ऐसे जीवधारी, अब क्या नींद खुल गई तुम्हारी? यस सर। तुम घर में बैठे हो, एसी बंद करने से तुम्हारा क्या ताल्लुक? क्या फोकट में जयकारा लगाना है? ऐसे जीवधारी जिनमें लाभदायक विभिन्नताएं होती हैं, वह ही जीवित रहता है। इसी को सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया था। इसी उक्ति का उपयोग डार्विन ने अपनी थ्योरी में किया। इसी उक्ति का उपयोग किसने किया? डार्विन ने किया अपनी थ्योरी में। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ओरिजिनल जो सेइंग थी, ओरिजिनल सेइंग किसकी थी? हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक की। लाभदायक विभिन्नताओं का चयन प्रकृति द्वारा किया जाता है। जैसे सपोज करो, जो एनिमल्स में विभिन्नताएं हैं, एक वो है लायन, शेर। तो शेर के होती है मेन, क्या होती है शेर के? मेन। मेन का मायने होता है अयाल। अयाल का मायने होता है उसके नहीं, उस खोपड़े के चारों तरफ बाल होते हैं बड़े बड़े, तो उसको बोलते हैं मेन अथवा अयाल। तो अलग अलग प्रकार के शेर होते हैं, कुछ की अयाल बहुत हल्की भूरे रंग की होती है, जैसे नहीं वो जो अमेरिका या इंग्लैंड की जो औरतें होती हैं उनके बाल होते हैं सुनहरे भूरे भूरे, ब्लॉन्ड। या कुछ की अयाल डार्क कलर की होती है, जैसे खूब डार्क ब्राउन है या ब्लैकिश टाइप का अयाल है। तो अब जो फीमेल है, लाइनेस के मेल तो होती नहीं है शेरनी के। अब उसको अपने बच्चों को उत्पत्ति के लिए मेल का चयन करना है। झुंड में मेल है, एक तो बिल्कुल गोरी चट्टी अयाल वाला और एक है वो डार्क अयाल वाला, तो वो किसको चयनित करेगी? शेरनी के लिहाज से बताना, अपने लिहाज से नहीं। शेरनी किसका चयन करेगी? शहबाज किसका चयन करेगी? चाक अयाल का, गोरे चिट्टे वाले के नहीं, जिसकी अयाल गोरी है और शेर भी गोरा है। शेर पकड़ने जा रही है, हमारा भी चला दो। बस बस बस। भावना बेटा, शेरनी किसको पसंद करेगी? डार्क वाले को। क्यों?
क्यों? अरे क्यों भाई? मुझे नहीं पता तो डार्क वाला क्यों बोली? बोली अंजलि बेटा। मतलब डार्क क्यों चाहिए उनको? गोरा बच्चा चाहिए? कैसे चाहिए उनको? स्वामी बेटा शेरनी जाने के ना, हम क्यों जाने शेरनी को बच्चे पैदा करने? यहाँ पे जो सिलेक्शन मिलता है डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले को मिलता है, क्यों? जिससे वो छुपने में इजी रहता है उसको, वो मतलब ऐसा माना जाता है भाई शिकार करना तो छुपना पड़ेगा, और छुपने के लिए डार्क कॉम्प्लेक्शन इजी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गोरा चिट्टा होगा वो दूर से दिखने लगेगा। जैसे भी हम ही लोगों में किसी की, हम मेरी तो हो चुकी, इन्हीं बच्चों में किसी की शादी रसियन से हो जाए तो पूरी फैमिली में अलग से देखेंगे, वो रसियन अलग सी, गोरी चिट्टी अलग सी, होगा कि नहीं? तो एक जैसों में एक जैसे ही चलता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन को यहाँ चूज किया जाएगा। तो प्रकृति द्वारा ही चूज किया गया, लेकिन वो एनिमल ने उसको सिलेक्ट किया, यस और नो? तो प्रकृति किस चीज को फेवर करता है उसको समझना पड़ेगा। तो प्रकृति द्वारा किया जाता है इसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। जो जयपुर है, जयपुर के जू में कभी देख के आना, एक व्हाइट टाइगर है, बहुत विशाल का है, बहुत बड़ा टाइगर है व्हाइट कलर का। तो व्हाइट टाइगर कम होते हैं, एल्बिनो होते हैं ये। जैसे हम लोगों में नहीं एल्बिनियन हो जाए और व्हाइट कलर के इंसान पैदा हो जाए, तो वैसे ही वो टाइगर भी है। तो उनकी प्रजाति कम है, क्योंकि उनको ज्यादा वो जो मतलब एक होता है ना, अगर नेचुरल कंडीशन में छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा फीमेल्स उनको मीटिंग के लिए अलाउ नहीं करती है, इसलिए। प्राकृतिक चयन, अच्छा यही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था। नेचुरल सिलेक्शन। गीतारी में उपस्थित विभिन्नताएं यदि उसको प्राकृतिक रूप से अधिक अनुकूलित बनाती हैं, तब वह प्राकृतिक रूप से चयनित हो जाती हैं। जब ऐस- ऐसी बहुत सारी विविधताएं एकत्र हो जाती हैं, तब वह प्रजाति का निर्माण कराती हैं। जब बहुत सारी विभिन्नताएं इकट्ठी हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, प्रजातियों का निर्माण स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे प्रकृति का निर्माण, सॉरी स्पीसीज का निर्माण किसने कराया? प्राकृतिक चयन ने। तो यहाँ पे 6 पॉइंट, नहीं नहीं, प्रजातियों का निर्माण।
चावला जी, आप हो कहाँ के हैं? और तेज बोल। बस तेज बोलेगा तो सुना ही आएगा मुझे। तलवंडी, इंदरगढ़। इंदरगढ़ में एक नदी बहती है, नदी टाइप का कुछ बहता है ना, इधर से रोड पे जाओ किले के नीचे जो है, क्या है? नदी है, नाला है, क्या है? अभी मना कर रहा था। अरे तो मैंने कब कहा तू नदी में रहता है भाई? नदी है ना वहाँ। कौन सी नदी है? मेज? अरे वो तो उधर है। अब पगला है यार। जो किला बना है ना इधर टूटा टूटा, जब इधर से कोटा से जाओ तो किले के साइड में जो बह रही है, अब तो छोड़ दो पर। अब सपोज करो ये डॉक्टर बन गया है और ये खूब संपन्न हो गया है, खूब पैसा है इस पे, तो इसने मेज नदी के किनारे अपना एक आशियाना बनाया। यह है मेज नदी, और ये है डॉक्टर चावला का घर। ये घर प्रॉपर नहीं है इनका, ये कभी कभी जब खूब क्लिनिक में काम कर लेते हैं तो ऐसे ही समय बिताने के लिए चले जाते हैं, तो इन्होंने एक फार्म हाउस बना दिया है। क्या बना दिया है? फार्म हाउस। दरवाजे से तो जाएंगे ना अंदर। पेड़ पौधों के बहुत शौकीन है कि नहीं है आप, चावला जी? तो इन्होंने खूब सारे पेड़ लगा दिए हैं। अमरूद का बाग लगा है, आम के पेड़ हैं, कटहल है। कटहल की सब्जी बनाएगा? तुम बेवकूफ रहोगी, अपने माथे पे लिखा लो कि हम रहेंगे बेवकूफ। बेटा आजकल ये हट का प्रचलन है, ये अमीर लोग बनाते हैं इसको, गरीब लोगों की झोपड़ी नहीं है, ये हट है। जहाँ कभी रिजॉर्ट में जाओ ना, जो ये हट होते हैं सबसे महंगे ही मिलते हैं, कमरा सस्ता मिलता है। चलिए खैर, आपकी हट है, आपसे मतलब रखते हैं। तो ये यहाँ पे रह रहे थे, अब हुआ क्या, इस पेड़ पे कुछ ऐसे कीट रहते हैं जो खुदक तो सकते हैं इधर उधर, खुदक खुदक के तो चले जाएंगे, उड़ नहीं पाते हैं ये कीट, नहीं क्या नहीं कर पाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक कुछ ऊपर मेज नदी के प्रवाह में व्यवधान आया, और मेज नदी के प्रवाह में व्यवधान आने से मेज नदी ने अपना रास्ता कर लिया चेंज, और मेज नदी ऐसे बहने लगी। ये रास्ता चेंज हुआ, ये ऐसे बहने लगी। तो अब ये नदी की धारा के दो तरफ पेड़ हो गए, तो पॉपुलेशन दो पार्ट में बाइफरकेट हो गई है, दो पार्ट में टूट गई है। मैंने बताया है कीट कैसे हैं, ऐसे कीट जो उड़ नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अब ये पॉपुलेशन को इसको मान लो ए, तो इसको मान लो बी, यस और नो? तो इस पॉपुलेशन के ये इसी में प्रजनन करेंगे, अतः विविधताएं एकत्र होती रहेंगी, यस और नो? इनमें विभिन्नताएं एकत्र हो रही हैं, और यहाँ पे इनमें भी आपसी प्रजनन के कारण अलग अलग विभिन्नताएं एकत्र होती है। तो दोनों में अलग अलग विभिन्नताएं एकत्र होनी स्टार्ट हो गई। तो एक लंबे समय के पश्चात क्या होगा, जो ए पॉपुलेशन है वो बी पॉपुलेशन के संग ब्रीडिंग नहीं कर पाएगी, अर्थात उसके साथ उसका प्रजनन नहीं होगा। तो अगर आपस में प्रजनन नहीं होता है तो मेंबर्स मान लिए जाते हैं अलग अलग प्रजाति के। किसके मान लिए जाएंगे? अलग अलग प्रजातियां, अगर इनमें ब्रीडिंग संभव नहीं हुई तो एक लंबे समय के पश्चात क्या होगा,
ये है तो अलग अलग जातियों में विकसित हो जाते हैं क्योंकि विभिन्नताएं ज्यादा अलग हो चुकी होती हैं। इनमें आपस में प्रजनन संभव नहीं रह पाता है। तो स्पीसीज का बनना के लिए इस प्रकार के भौगोलिक अवरोध के कारण बनी करती कहलाती है। तो अगर ऐसे भौगोलिक अवरोध से प्रजाति बनेगी, जैसे कोई जलधारा ने चेंज कर लिया नदी नाले की वजह से या पर्वतमाला की वजह से, तो उनको बोलते हैं एलोपैथिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं? एलोपैथिक स्पीसीज। बनना क्लियर? प्राकृतिक चयन के कारण नहीं जातियों का निर्माण हो जाता है। गलत क्यों रह जाए? विविधता विविधता फिर बावन वाला का आएगा। कुछ नहीं आएगा इसमें। अतः बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। ठीक, तो ये हो गई प्रजाति का निर्माण। तो डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रजाति का निर्माण क्लियर हुआ। तो यहाँ पे प्राकृतिक चयन एक इम्पॉर्टेंट कारक है जो क्या करा रहा है, जो नई प्रजातियों का निर्माण कराता है। डार्विनवाद की संकल्पना के दो मुख्य बिंदु ब्रांचिंग डिसेंट व आ जाए सिलेक्शन थे। तो दो बिंदु क्या है? ब्रांचिंग डिसेंट मतलब सर्वनी अवरोहण और प्राकृतिक चयन।
डार्विन बात का सार प्राकृतिक चयन है। तो डार्विन बात का सार पूछा जाता है, एसेंस ऑफ द डार्विनियन थ्योरी इज नेचुरल सिलेक्शन। और सेकंड दो दो की कॉन्सेप्ट थे, जो मुख्य बिंदु थे वो क्या थे, सर्वनीय ग्रहण तथा प्राकृतिक चयन। ये दो अलग से ही क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सीधे सीधे। तो ये तो हो गया डार्विनवाद। डार्विनवाद को बहुत लंबे समय तक माना गया, उसके पश्चात डार्विनवाद में कुछ कमियां थी। जैसे जब उनसे पूछा गया कि जो विभिन्नताएं हैं ये किस कारण आ रही हैं, तो विभिन्नताओं के कारण को नहीं वो एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन आप लोग तो विभिन्नताओं के कारण जानते हैं, आप लोगों ने सेल बायोलॉजी पढ़ी, आप देख रहे हैं जब लैंगिक प्रजनन होगा तो मियोसिस होगी, मियोसिस होगी तो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर के साथ क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है विभिन्नताएं आएंगी। लेकिन उनके जमाने तक ये सारी चीजें नहीं पता थी, जेनेटिक्स का कोई भी ज्ञान नहीं था। तो डार्विन से जब पूछा गया विभिन्नताओं के कारण क्या है, तो वो बताने में असमर्थ रहे। क्यों? क्योंकि उस समय तक उस चीज के बारे में पता ही नहीं था। जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस थी वो तो उसके बाद में एक्सप्लेन की गई। उनसे पूछा गया जो, चलो आपने विभिन्नताएं तो नहीं है, जो विभिन्नताएं आ गई कैसे भी आई, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो एक उससे पेरेंट से उसके संतानों में कैसे जाएंगी। तो उन्होंने क्या बताया, उस समय रिप्रोडक्शन का भी इतना था पता नहीं था, ये नहीं पता था स्पर्म होता है, ओवा होता है, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं पता था। तो कैसे बताया उन्होंने विभिन्नताएं कैसे जाती होंगी, तो उन्होंने एक दी थ्योरी ऑफ पेंजीन। क्या, कौन सी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पेंजीन। उन्होंने बोला हम लोग के जितने भी अंग होते हैं, शरीर के अंग, इतने छोटी छोटी रेप्लिका बना लेंगे, छोटी छोटी कॉपी बना लेंगे। ये कॉपियां इकट्ठी हो जाएंगी हम लोग के गैमीट में, दैट इज क्रोमोसोम तथा ओवा में। और जब वो होगा लैंगिक प्रजनन, तब जाइगोट बनते समय इन्हीं कॉपी से क्या होगा, नए संतान का निर्माण होगा। तो ये उनका थ्योरी था, थ्योरी ऑफ पेंजीन। ये के लिए तो थ्योरी ऑफ पेंजीन को रिजेक्ट कर दिया गया। कैसे? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिजेक्ट किया था, वही अगस्त रिजवान थे। उन्होंने, जिन्होंने 22 पीढ़ी तक चूहे की पूंछ काटी थी, उन्होंने चूहा पैदा हुआ उसकी पूंछ को उड़ा दिया। तो उन्होंने बोला जब इसकी पूंछ ही नहीं तो पेंजिन कहाँ से बनेगा, और पेंजिन नहीं बनेगा तो ऑफ स्प्रिंग में पूंछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूंछ तो है। या नॉर्मली अगर हम लोग देखें, बहुत बार जैसे होता क्या है, एक शादी हुई, या लड़की है नीली आंखों वाली और लड़का है काली आंखों वाला, तो नीली आंखों तथा काली आंखों की पेंजिन बनने चाहिए, तो संतान की एक आंख नीली और एक आंख काली होनी चाहिए। लेकिन दोनों काली या दोनों नीली क्यों? तो बहुत से कारण थे जिसको वो बता नहीं पाए। तो जाहिर सी बात है, ये छोटे छोटे कारणों को, बात जो कारण थे, बाद के साइंटिस्टों ने आके दुरुस्त किया, उसके एक्सप्लेनेशन दिए। जब जेनेटिक्स आ गई, फिर न्यू डार्विनिज्म में सारी चीजें इंक्लूड करके तब डार्विनियन थ्योरी को माना जाता है। तो डार्विनवाद के लिए डार्विन विभिन्नताओं का कारण बताने में असमर्थ रहे। मैं भी दिख सकता है कि विज्ञतम का भाग होता है। अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बता पाए थे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो बोला गया, अराइवल ऑफ फिटेस्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। डार्विन ने विभिन्नताओं के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को
एक्सप्लेन करने हेतु थ्योरी ऑफ पेंजिन का पूर्णता निरर्थक सिद्ध हुई। तो ये हो गया डार्विन बात बच्चों आज कंप्लीट। कल थोड़ा सा म्यूटेशन थ्योरी देखेंगे। म्यूटेशन थ्योरी के बाद हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम और प्राकृतिक चयन के ग्राफ्स उनको कल स्टार्ट करेंगे।